हेलो दोस्तों, इंक इंडिया चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म दोनों देखा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नीचे हम लोगों का टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आपको ये जो वीडियोज़ हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर भी आप क्लिक करके ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। आपने देखा कि अगर आपके पास एक चार्ज है, सपोज करिए आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज आपके पास है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो आपने ये देखा था कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर एक फोर्स लगाता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू थी। हम चाह रहे हैं कि हम यूनिट कूलाम चार्ज पे फोर्स देखें या फिर फोर्स पर यूनिट कूलाम चार्ज कैलकुलेट करें। तो या तो हम स्मॉल क्यू को 1 रख दें या फिर हम लोग F अपॉन क्यू को कैलकुलेट करें। F अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो F अपॉन क्यू है यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम लोग को बताता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को बताता है कि किसी भी चार्ज का प्रभाव क्षेत्र, इफेक्टिव एरिया कितना है और कितना इफेक्टिव है। दोनों चीजें, कहां तक उसका प्रभाव है और कितना प्रभाव है, ये दोनों जानकारी हमको देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, कितनी दूर तक रोशनी दे रहा है वो और कितनी रोशनी दे रहा है, ये दोनों चीजें यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखते हैं। प्लस चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से दिया जाएगा, माइनस चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से दिया जाएगा, डाइपोल है आपके पास, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, मोनोपोल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा, या फिर मेटल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाएगा। इन सब की जानकारी के लिए आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, सपोज करिए आपके पास एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज आप ये मान सकते हैं कि एक लाइट का बल्ब है, तो हर तरफ ये लाइट फेंकेगा, आगे पीछे हर तरफ लाइट फेंकेगा। तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहेंगी, वो इस चार्ज से रेडियली सब तरफ निकलेंगी। 3 डायमेंशनल वे में हर तरफ इसकी लाइटें निकलेंगी, यानी इसकी रेज निकलेंगी, यानी इसका फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगी। तो हम लोगों को अगर प्लस चार्ज का लाइन ऑफ फील्ड खींचना है तो हम लोग रेडियली इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी बाहर की ओर निकलते हुए। यह हमें ध्यान देना है। ये आपने प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो देखी। यहीं पे मैं आपको माइनस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाता हूं। आपके पास ये माइनस चार्ज है, ये भी रेडियली होंगी, लेकिन ये अंदर आते हुए होंगी, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर आप एक टेस्ट चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो छोटा सा चार्ज हो, उसको आप रख रख के टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से टेस्टर से हम लोग बिजली टेस्ट करते हैं, उस तरह से एक आपके पास चार्ज है जो बहुत छोटे साइज का है और आप टेस्ट करना चाहते हैं। छोटे साइज का टेस्ट चार्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहीं भी आप रखेंगे तो जो अदर चार्जेस हैं उनको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप टेस्टर से बिजली टेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पे आपने जैसे ही टेस्टर लगाया वैसे उसने पूरे कमरे की लाइट को डिस्टर्ब कर दिया, तो इसीलिए उसको टेस्टर कहा जाता है। वैसे ही यहां पे टेस्ट चार्ज है, जो कि टेस्ट चार्ज अगर आप रखते हैं तो उस पर फोर्स बाहर की साइड लगेगी। यही कारण है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स जो प्लस चार्ज की है वो बाहर की तरफ बनाते हैं। माइनस चार्ज के लिए आप, अगर आप यहां पर रखते हैं माइनस चार्ज
के पास इस फील्ड में, तो उस पर फोर्स अंदर की साइड लगेगी, इसलिए माइनस चार्ज का लाइन ऑफ फोर्सेस आप अंदर की तरफ दिखाते हैं। ये जो फील्ड लाइनें हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि यदि किंक नहीं बनाते। ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ जाए या फिर इस तरह से आ जाए, किंक नहीं बनाते। ये किंक भी नहीं बनाते। तीसरी को खास बात ये रहती है कि जितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस रहेंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताती हैं। दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, इसके बारे में भी मैं आपको उदाहरण दे दूं। सपोज करिए आपने यहां पर एक रुपए का सिक्का रखा और एक रुपए का सिक्का यहां रखा, तो आप देख रहे हैं कि इसको एक लाइन कट कर रही है, इसको कोई भी लाइन कट करनी नहीं कर रही है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर आप अगर एक रुपए का सिक्का यहां पर रखते हैं तो तीन लाइनें टच कर रही हैं, यहां रखते हैं तो कोई लाइन नहीं टच कर रही है। इसका मतलब जहां जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइनें कट करेंगी, सरफेस एरिया पे एंटर करेंगी, उतना ही उसकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन। जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ लाइन के प्रोपोर्शनल रहता है। फोर्थ देखें, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो प्लस से शुरू होती है, माइनस की तरफ जाती है। यानी हमेशा आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से ये रेडिएट करके निकलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगी। अगर आप आइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन खींच रहे हैं, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स खींच रहे हैं, तो ये माइनस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि माइनस चार्ज है नहीं, इसलिए ये प्लस चार्ज ये मान के चलेगा कि मुझे माइनस तक जाना है और माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। यही कारण है कि प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माइनस को ढूंढते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी रेडियली निकलेगा। ऐसा ही माइनस के साथ भी है। अगर माइनस आपका आइसोलेटेड है, अकेला है, उसके अगल बगल कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई देंगी और रेडियली। कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी किंक नहीं बनाएंगी। नंबर ऑफ लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताएगी और आइसोलेटेड चार्ज का रेडियली निकल के इनफाइनाइट की तरफ जाएंगी। प्लस से शुरू होंगी, माइनस में एंड होंगी। और खास बात, कभी ये लूप नहीं बनाती। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी लूप नहीं बनाती, यानी क्लोज लूप आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हां, क्लोज लूप इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होती है। यानी अगर चार्ज स्टेशनरी स्टेट में है, रुका हुआ है, तो वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अगर क्लोज लूप आपको दिखाई दे जाता है, इसका मतलब वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी चार्ज से क्रिएट नहीं की गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्रिएट हुई होगी। वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, खासतौर से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जो होती हैं, फील्ड लाइन जो होती हैं, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब अगर मान लीजिए दो लाइनें एक दूसरे को कट कर जाएं, इसका क्या मतलब है? दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट करती हैं ऐसे, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो वहां पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। तो यहां पर आप फोर्स की डायरेक्शन किधर लेंगे? इधर लेंगे, इधर लेंगे।
ये कंफ्यूजन का विषय है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है। इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, तो अगर एक से अधिक चार्जेस हैं, अभी तो आपने प्लस चार्ज का देख लिया, माइनस चार्ज के लिए देख लिया, लेकिन अगर उससे ज्यादा चार्जेस हैं तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वेक्टर सम लेंगे और वो आपको ये बताएगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से गुजरने वाली है या फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब आप जानते हैं, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस चार्ज के लिए अब इन दोनों डाइपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स खींचनी है। तो वैसे आपको बताऊं कि प्लस से माइनस की तरफ एक लाइन आपने गुजार दिया, दूसरी लाइन इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब ये आप देख रहे हैं, ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की स्टडी से हमको बहुत कुछ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको ये समझ में आया कि यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर को क्यों बनाई, तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले यहां इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर खास पॉइंट पे प्लस चार्ज ने किधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा, इस डायरेक्शन में। माइनस ने किधर क्रिएट किया होगा, इस डायरेक्शन में। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में आई होगी। यही कारण है कि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस रास्ते गुजर रही है। उसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से गुजर रहा होगा या किस डायरेक्शन को लेते हुए गुजर रहा होगा और उसकी स्ट्रेंथ कितनी रही होगी। अगर इस डाइपोल के बारे में बात किया जाए तो आप देखेंगे कि यहां पर लाइनें सेपरेट ज्यादा हो रही हैं, यहां पर क्लोज हैं, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और दूरी पर चले जाएंगे, मान लीजिए यहां चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। रीजन कि लाइन ऑफ फोर्सेस वहां पहुंच ही नहीं रही हैं, या फिर अगर पहुंच रही हैं तो बहुत कम पहुंच रही हैं। ये आपका एक डाइपोल का लाइन ऑफ फोर्सेस था। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग प्लस और प्लस ले लें, दो हमारे पास सिमिलर चार्ज हैं, इसका हम लोगों को अगर लाइन ऑफ फोर्सेस खींचने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से चलती हैं। अब आप देखेंगे कि बीच में तो कोई लाइन ही नहीं गुजर रही है। बीच वाले पॉइंट पे कोई लाइन नहीं गुजरने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई लाइन नहीं है। और वैसे भी अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए देखेंगे तो इस पॉइंट पर फर्स्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड है, सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो ये कुछ कायदे कानून हैं, ये कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके आधार पर ये आप सेट करते हैं, चूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ होंगी, क्या उनका मतलब होता है, ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं उसका क्या मतलब होता है, अगर कोई लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं गुजर रही है तो उसका क्या मतलब होता है, पॉसिबल लाइनें कौन कौन सी हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी मेटल को क्रॉस नहीं करती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी मेटल को क्रॉस नहीं करती है। रीजन, मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से क्रॉस हो गई, या आपने मान लीजिए क्रॉस करते हुए मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लग जाएगा, और जब फोर्स लगने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तब आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रह जाएगा, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर एक। दूसरी चीज, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कोई मेटल रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। पोलराइजेशन शुरू होने पे क्या होता है? पोलराइजेशन शुरू होने पे माइनस चार्ज एक तरफ, प्लस चार्ज एक तरफ, इस तरह से क्रिएट हो जाता है, और प्लस और माइनस के कारण जो फील्ड नई क्रिएट हुई है वो ओरिजिनल फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है। इसका मतलब आप देखेंगे फिर भी प्लस से निकल रही है, माइनस पे एंड हो रही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। यही कारण है कि फैराडे साहब ने फैराडे केज में बैठ के लाखों वोल्ट का वोल्टेज केज में लगा लिया था और सेफली बच गए थे। आगे हम लोग इसमें देखना चाहेंगे कि आईआईटी ने इस पे कौन कौन से सवाल पूछे हैं और कैसे हम लोग उसको जज करेंगे, कैसे हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। ये आपका 2001 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा हुआ है। 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड एट ए वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्सेस शुड बी स्केच्ड एज इन। रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स कैसे खींचा जाएगा? आपको नियम शर्तें ध्यान है, कभी लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, लूप नहीं बनाएंगी। उस आधार पे आप देखें तो डी ऑप्शन में लूप बन रहा है तो ये आप कट कर देंगे। इसमें आपके लूप बनने के कारण ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बी ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं सेंटर पे लूप बन रहा है, ये छोटे छोटे ये लूप बन रहे हैं और इसलिए इसको भी आप कट कर देंगे। ए वाले में आप देखेंगे बीच में आपको क्लोज लूप बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसको भी आप कट कर देंगे। और सी ऑप्शन आपको लगेगा कि तीनों सिमिलर चार्ज हैं और तीनों सिमिलर चार्ज होने के कारण सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लास्ट वाले आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल पर आप जो इक्वल चार्ज लेके अगर चल रहे हैं तो सेंटर पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आप देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सेंटर से पास नहीं हो रही है, नंबर 1, कभी एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही है, प्लस लूप भी नहीं बना रही है। सभी शर्तों का पालन, सभी शर्त इसमें सी ऑप्शन में फॉलो हो रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को प्रॉपर्टीज पता है तो हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। और सिंपल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर आप ये नहीं समझ सकते कि कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि ये जो बहुत आसान चीज है, ऐसा नहीं है, आसान है। आगे आप देखें ये 1996 का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है आईआईटी में। क्वेश्चन है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। मैंने आपको बताया कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, तो एक दूसरे को कट तो नहीं कर रही हैं, लूप भी नहीं बना रही हैं। हाँ, मेटल के अंदर से फ्लो होते हुए नहीं जाएंगी। तो पहली वाली लाइन तो मेटल के अंदर से फ्लो होते हुए जा रही है क्योंकि लिखा है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर, मेटल का सॉलिड स्फीयर है तो लाइन जो है उसके अंदर से क्रॉस कभी नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा भी लाइन अंदर से क्रॉस हो रही है, ये भी कट गया, तीसरा भी कट गया। चौथे में आप देखेंगे चौथा करेक्ट है। और ये एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि मेटल हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। आगे चल के हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी मेटल को प्लग में, अपने घर के बिजली के प्लग में आप एंट्री करते हैं या लगा देते हैं तो उसका 220 वोल्ट आपको उस मेटल पे मिल जाता है। यानी कि मेटल जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। जो वोल्टेज आपको प्लग में मिलेगी वही वोल्टेज आपको वायर में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस को लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलरली या फिर ऑर्थोगोनली कट करती हैं। तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि पहली बात तो मेटल के अंदर से लाइनें क्रॉस नहीं कर रही हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रही है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री पे कट करते हुए दिखाई दे रही है। या अगर अप्रोक्सीमेट आपको लगता है तो उसको आप एग्जैक्ट 90 मानेंगे, क्योंकि कभी भी लाइन ऑफ फोर्सेस मेटल को 90 पे ही कट करेंगी, अदरवाइज नहीं, और अंदर से तो पास हो ही नहीं सकती कभी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें और इससे संबंधित क्वेश्चन को देखें।
यहां देखें क्वेश्चन 2003 एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, मेटेलिक शेल हैज ए पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी। एक चार्ज है जो मेटल के अंदर कैविटी में रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वही शर्तें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मेटल के अंदर से पास नहीं होंगी, क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, उसको देखते हुए प्लस से निकलेंगी माइनस में जाएंगी। उसको देखते हुए हम लोग देखें पहले वाले में तो मेटल के अंदर से, क्योंकि देखिए अंदर कैविटी है, कैविटी में चार्ज रखा हुआ है, लेकिन मेटल से लाइनें पास नहीं करेंगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पे आप चले जाएंगे, दूसरे में भी तीन लाइनें तो क्रॉस नहीं कर रही हैं, ये क्रॉस नहीं कर रही है, ये क्रॉस नहीं कर रही है, ये क्रॉस नहीं कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, तो ये भी गलत हो गया। सी पे आ जाइए, देखते ही आपको अब समझ जाना चाहिए कि सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन में भी मेटल, क्योंकि ये आपका जो शेल है ये मेटल का है, तो मेटल का शेल होने के कारण लाइनें इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया और केवल आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपको 3-4 प्रॉपर्टीज अगर पता है तो आप इस तरीके के सवालों को समझ जाते हैं। और आपको ये बात और भी बता दूं कि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है। नीट में पहले सीपीएमटी हुआ करता था नीट के पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आईआईटी ने तो 2003 में दिया है। यहां देखें 2015 मेंस का सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको भी, बशर्ते आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करने की क्षमता हो। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सिलेंडर कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द सिलेंडर विल लुक्स लाइक। यानी एक सिलेंडर है, अपर हाफ में पॉजिटिव चार्ज, लोअर हाफ में माइनस चार्ज है, उसकी फील्ड लाइनें कैसे होंगी? तो कुछ चीजें तो हमें पता है, प्लस से निकलना है, माइनस में जाना है। तो आप देखें पहले वाले ऑप्शन में प्लस से तो निकल रही है, माइनस में एंट्री भी कर रही है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये किंक बना दे रही है, ये किंकिंग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये हो गई कि अगर इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें, तो प्लस वाला चार्ज जो होगा जितना फील्ड अपने से अपोजिट में क्रिएट करेगा उतना ही माइनस वाला अपनी तरफ क्रिएट करेगा। ये मैं आपको दूसरे कलर से बताना चाहूंगा इसको, कि जितना ऊपर के अपर हाफ वाले पॉजिटिव चार्ज ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, उतना ही माइनस वाले ने अपनी तरफ क्रिएट किया। और दोनों का अगर आप वेक्टर समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर इस तरफ की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी नीचे की डायरेक्शन में आने चाहिए, जबकि वहां पे किंक बना दिया है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा वाला ऑप्शन भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि इस लाइन पे आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, और जबकि ये भी गलत दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पे आ जाइए तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में भी ये लाइन आगे बढ़ाइए और देखिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दे रखी है, ऊपर इस लाइन के जस्ट ऊपर राइट साइड में और जस्ट लोअर में लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब इस लाइन पे क्या होगा? अगर इस लाइन के जस्ट ऊपर राइट साइड में फील्ड दे रखी है और जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में फील्ड दे रखी है, इसका मतलब लाइन के एकदम क्लोज पे नेट फील्ड तो जीरो होनी चाहिए, और जीरो होनी चाहिए तो इसका मतलब वहां पे लाइनें एक दूसरे पे बहुत दूर दूर हो जानी चाहिए, यानी कि कोई लाइन वहां पे दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इस लाइन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड होगी, तो ये भी गलत हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, प्लस से लाइनें निकल रही हैं, माइनस में एंट्री कर रही हैं, पहली शर्त पूरी हो रही है। इस लाइन पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की डायरेक्शन में दी हुई है, ये भी शर्त पूरी हो रही है। क्लोज लूप नहीं बना रही हैं, प्लस से निकल रही हैं, प्लस से निकलने के बाद माइनस पे एंड हो जा रही हैं, क्लोज लूप नहीं बना रही हैं, और कोई भी इसके अलावा ना किंक बना रही हैं, बाकी सारी शर्तें इसमें लागू हो रही हैं। सो आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की अगर हम लोगों को प्रॉपर्टीज मालूम है तो हम लोग किस तरीके से उसके सवालों को करते हैं, या फिर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और भी इस तरीके के सवाल पॉसिबल होंगे जिसको
अगले लेक्चर्स में सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको गॉस लॉ के बारे में मैं बताऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।